हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवर क्लासेस 15। और आज हम 12th क्लास मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वही हम उसी से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वे हमेशा क्या बन जाते हैं? हमारे डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा स्केलर होती है, यानी डिटर्मिनेंट्स की तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन मैट्रिक्स की कोई भी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। केवल वो हमारा एक अरेंजमेंट होता है, वो हमारा नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। डिटर्मिनेंट से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसी वैल्यू निकालते हैं? हमेशा स्केलर वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो बनता है, देखते हैं किस तरह से बनते हैं। हम दो युगपत समीकरण ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इजिकल टू 0। लीनियर सिस्टम इक्वेशन ले लेते हैं हम दो, लीनियर सिस्टम इक्वेशन यानी युगपत समीकरण। और a2x प्लस b2y इजिकल टू 0। यहाँ से दोनों समीकरण से हम x और y को एलिमिनेट कर देते हैं। समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से x व y को विलुप्त करने पर, x और y को विलुप्त कर देते हैं यहाँ से भाई। तो पहले समीकरण 1 से करते हैं, क्या करते हैं? a1x इजिकल टू माइनस के b1y हो गया भाई। हमने यहाँ से b1y को धर लेके वो माइनस का हो गया। अब y को यहाँ अपोन में ले आओ x के, a1 को उसके अपोन में ले जाइए, तो x अपॉन y इजिकल टू माइनस के b1 अपॉन a1 हो जाता है आपका। ये हमारा x अपॉन y का वैल्यू किससे आ गया? इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन से निकाल लिए, a2x इजिकल टू माइनस के b2y हो जाता है आपका। अब x अपॉन y कर दीजिए यहाँ से ही, और माइनस के b2 अपॉन में a2 हो जाता है आपका। माइनस के b2 अपॉन में a2 हो जाता है। अब ये दोनों इक्वेशन से x अपॉन y की वैल्यू आ गई हमारी। दोनों इक्वेशन से x अपॉन y की वैल्यू आ गई। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो भाई। तो यहाँ से x अपॉन y यानी एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, विलुप्त हो जाएंगे। b1 अपॉन में a1 इजिकल टू माइनस के b2 अपॉन में a2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 की b2 में, a2 की b1 में। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब a1 की a2 में करेंगे तो a1 b2 आ जाएगा, इजिकल टू इसकी इधर करेंगे तो b1 a2 हो जाएगा। ये बन गया हमारा युगपत समीकरण से व्यंजक। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या होता है? a1 b2 माइनस b1 a2 इजिकल टू क्या आ गया? 0। हमारा बन गया a1 b2 माइनस b1 a2 इजिकल टू 0। और इस व्यंजक को हम प्रतीक रूप में कैसे लिख देंगे? व्यंजक को प्रतीक किस तरह से कर देते हैं? प्रतीक इस तरह सारणिक में लिख देते हैं ऐसे कि a1 a2 b1 b2। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारणिक प्राप्त हमें हो जाती है। देखिए किस तरह से यही बन जाएगा। जब हम a1 की b2 में करेंगे तो a1 b2 आ जाएगा, माइनस इसकी इसमें कर देंगे तो a2 b1 बन जाएगा। इस तरह से हमारी सारणिक हमारे प्राप्त हो जाती है। ये जो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। और सारणिक क्या होती है? हमेशा डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सारणिक हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्ग अवयव होता है। और सारणिक की वैल्यू हमेशा स्केलर होती है, यानी सदिश होती है। अदिश स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती, यानी अदिश होती है, सदिश नहीं होती। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन सारणिक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक केवल क्या होता है? अरेंजमेंट होता है नंबरों का। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। जो आप सभी देखते हैं, एक उससे करते हैं पहले भाई। देखिए, द्वितीय क्रम की सारणिक यानी सेकंड ऑर्डर की
हमारी डिटर्मिनेंट, यानी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जिसका, उसका हम प्रसार कैसे निकालते हैं, मान कैसे निकालते हैं, जो अभी हमने बताया उसी तरह से पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें A1 B2 आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे A1 की किस में, B2 में, माइनस का साइन लगाते हैं फिर बीच में, और A2 की B1 में, तो A2 B1। इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर वाले की हम प्रसार कर देते हैं। मान लो तृतीय क्रम की सारणी का हमारी यानी ऑर्डर जिसका 3 क्रॉस 3 है, उसका प्रसार कैसे करते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इस सारणी का हम प्रसार किस तरह से करते हैं, तो इसका प्रसार हम आपको पहले एक मेथड बता रहे हैं उससे करते हैं, जो सभी जानते हैं आज। A1 इंटू A1 लेंगे किसी, देखिए यहाँ पहले हम बताते हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसको बोलते हैं जो खड़ी वाली कॉलम। ये क्या है, हमारी कॉलम, और ये है हमारी रो, यानी ये पहली रो है, R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, इसे R3 बोलते हैं, और ये कॉलम है पहली कॉलम, तो इसे C1, इसे C2, इसे C3। ये सब कुछ हम आपको अव्यू में भी बता चुके हैं। तो ये हमारी क्या है, रो, और ये हमारी खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है, कॉलम। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के विद रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी इसका हम प्रसार करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के विद रेस्पेक्ट। मान लो हम इसको पहली रो के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं या पहली कॉलम के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं प्रसार, तो किस तरह से करेंगे, पहली रो के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम प्रसार, तो क्या लिखते हैं, पहले A1 लिखेंगे, तो ये A1 आया, इसके सामने के सभी छुप जाएंगे हमारे, तो क्या बचता है, देखिए ये A1 लिया तो इसके सामने की ये लाइन बचती है इसके नाम सामने, और ये लाइन आती है, ये सब छुप जाते हैं, तो बचा ये, और इसमें क्या करते हैं, जो बचा ये बच गया जो हमारा B2 की C3 में माइनस B3 की C2 में, C2 B3, ये आ जाता है इस तरह से। तो ये हमारा पहला काम हुआ इसका। अब माइनस लगाएंगे, फिर B1 लिखेंगे, माइनस B1 इंटू, हम किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पहली रो के विद रेस्पेक्ट, तो B1 आ जाएगा। अब B1 आया तो B के सामने के छुप जाएंगे, ये इनको छुपा दो आप एक तरीके से, इस तरह से छुपा दो इन्हें, तो ये बचते हैं हमारे। तो अब की बार A2 की C3 में हो जाएगी मल्टीप्लाई, A2 C3 माइनस A3 C2 की हो जाएगी, A3 C2 की, ये A2 है आपका, A2 की C3 में माइनस A3 C2 आ जाएगा, फिर प्लस C1 आएगा आपका, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस आया फिर माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, यानी ये 1 1 है तो 1 + 1 पावर होती है, उस तरह से हम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इसी रखें, प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पर C1 आ गया, तो C1 में ये छुप गया आपकी बार, आपका C1 के सामने एक लाइन ये है और एक लाइन ये छुप गई, तो A2 की B3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, A2 B3 माइनस A3 B2 आ जाएगा आपका, A3 B2। इस तरह से हम इसको द्वितीय क्रम की सारणिक का प्रसार कर सकते हैं हम। तो स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे। अब एक हम सारणिक ले लेते हैं, उसका प्रसार हम फिर आपको दोनों मेथड से बता देते हैं। ये तो आपका हो गया इस तरह से। देखिए क्वेश्चन लिया हमने, हमारे पास है 2 3 4 1 -2 4 2 -1 3। इस सारणिक का हमें प्रसार करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो किस तरह से कर देंगे, देखिए 2 इंटू ये 2 आ गया, ये चला, ये छुप गया भाई, माइनस के 2 3 6, माइनस का साइन बीच में आता है फिर, और माइनस के 4 एकम 4, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर क्या आएगा 3 और माइनस का साइन आएगा, फिर 3 आएगा और माइनस का, तो इसके सामने के छुप गए अब की बार, तो 1 की 3 में 3 एकम 3 माइनस 2 की 4 में 2 चौक 8, 1 की 3 में 2 की 4 में मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा प्लस, और क्या आ जाएगा अब की बार 4 इंटू, अब ये चला गया अभी आपका 4 के सामने ये वाली रो और ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो, तो अब 1 की माइनस की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 आएगा, 1 एकम 1, और माइनस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
और 2 दूनी 4 भी माइनस का है आपका, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, 6 में से 4 गए माइनस के 2, माइनस के 2 की 2 में माइनस के 2 दूनी 4, 3 में से 8 गए माइनस के 5, माइनस के 5 की 3 में करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 15, 1 में से 4 गए 3, 3 चौक 12, क्या हो जाता है 12 15 27 माइनस 4 इजिकल टू 23। एक तो हो गया हमारा, इस तरह से आंसर आ गया 23। एक हमारा दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। एक सेकंड मेथड है हमारा, ये शॉर्टकट मेथड है, इसका नाम होता है रूल ऑफ सारूज। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका और बहुत कम स्टूडेंटों ने इसको सुना होगा। देखिए भाई ध्यान से देखिए, आप आपके लिए नया है ये बिल्कुल। रूल ऑफ सारूज क्या करते हैं इसमें, ये पहले वाली कॉलम लिख लो आप दोबारा इधर, और दूसरे वाली कॉलम लिख लो 3 - 2 - 1। और किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम, किस तरह से करेंगे, पहले आप इधर से करो, इस वाली रो की, फिर इस वाली रो की, फिर इस वाली रो की, ऐसे मल्टीप्लाई करिए और लिखिए यहाँ पर किस तरह से। पहले इन तीनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 2 दूनी 4 माइनस के 4, 4 तिया 12, माइनस के तो आ गए आपके 12, प्लस फिर इनकी मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये आ गया, प्लस सभी के बीच में प्लस का साइन लगाते रहेंगे, जो उसका साइन आएगा फिर उसका साइन लगा देंगे। 4 एकम 4 माइनस के 4 एकम 4, और माइनस का 4 आया, प्लस माइनस माइनस के 4 हो गए। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, इनटू। अब देखिए आपने इसकी तो मल्टीप्लाई कर दी इस तरह से, और अब क्या करेंगे हम, अब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी, इनकी और इनकी। थोड़ा सा हमारा ये लाइन में नहीं आया भाई, 4 यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाली लाइन को मिटा दें हम, पहले वाली लाइन को मिटा दीजिए, थोड़ा सा समझ में आसानी होगी, है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो 2 दूनी 4 माइनस के, माइनस 4 चौक 16, माइनस के हो गए 16, प्लस अब यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के 1 है, माइनस के 4 एकम 4 और माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के हो गए 8 आपके। अब यहाँ से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, प्लस के आ गए आपके 9, और इसको सोल्व कर लीजिए, या आपका सारणिक का मान आ जाएगा। देखिए भाई 12 और 4 16, माइनस के 16 प्लस के 24, माइनस 16 और 8 माइनस के 24 प्लस के 9। तो इनको सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाता है देखिए, 24 माइनस के 12 माइनस के 4, तो माइनस के 16 प्लस के 24, माइनस 16 और 8 माइनस के 24 प्लस के 9। 24 में से 16 में से 24 गए तो प्लस के 8 बचे आपके, माइनस यहाँ 24 में से 9 गए तो क्या बचता है, माइनस के 15, माइनस के 15 और 8 माइनस माइनस प्लस 15, 15 8 हो गया 23। इस तरह से हम इस रूल को भी यूज कर सकते हैं। क्या करा हमने, एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए कैलकुलेशन तो हमने लिखे रहने दी वही, ये हमारी 2 1 2 3 -2 -1 और जी 4 4 3, ये था क्वेश्चन। इसकी पहली कॉलम को लिख लो आप दोबारा, दूसरी कॉलम को भी लिख लो दोबारा, और फिर क्या करते हैं, पहले ऐसे इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा ये, और इन तीनों की मल्टीप्लाई, ऐसे कर देते हैं माइनस। तो ये हमारा आ जाता है रूल ऑफ सारूज। अब हम चलते आगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए का डैश कर दे, यानी ए का ट्रांसपोज कर दे, ए का ट्रांसपोज कर दे और उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ले और ए की मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ले, दोनों का मान सेम होता है। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, देखिए भाई 2 3 4 1, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एकम 2 माइनस 4 तिया 12, यानी माइनस के 2।
अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 3 4 1। अब इसकी वैल्यू निकालिए ट्रांसपोज के आप, क्या जाएगा 2 एकम 2 माइनस 4 तिया 12, तो क्या गया माइनस के 10। तो दोनों इक्वल आए, यानी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई ये। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई सारणिक की किसी भी रो या किसी भी कॉलम, सारणिक की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 है तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सारणिक का मान कैसा होता है, 0। देखिए हमने सारणिक के ले ली 0 0 0 रख दी इसकी एक रो, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेगा आप, यदि किसी सारणिक में प्रत्येक यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में एक माइनस का साइन का अंतर आ जाता है। किस तरह से, देखिए हमारे पास को सारणिक है 2 3 4 5 1 6, कुछ भी लिख लीजिए आप, -4 1 2, ये एक सारणिक है। जो इसका मान आएगा, यदि हम इसकी किसी भी 1 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दे, यानी C1 और C2 को बदल दे आपस में, C1 की जगह C2 को रख दे और C2 की जगह C1 को रख दे, तो सारणिक का मान जो होगा उनमें एक माइनस के साइन का अंतर आ जाएगा। तो एक माइनस का साइन हम आगे लगा देंगे और C1 को यहाँ लिख देंगे 1 1 माइनस के 1 2 5 3, ये 4 6 4 ऐसे ही रह जाएगा, यानी इनका दोनों का इंटरचेंज हो गया। तो केवल एक माइनस के साइन का अंतर आ जाएगा। मान लो इसका आंसर 10 आता है तो इसका आंसर -10 आएगा आपका। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आ जाएगी 4। क्या प्रॉपर्टी होगी वो, यदि किसी भी सारणिक की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ सर्वसम है, यदि किसी भी सारणिक की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ सर्वसम यानी समान है तो सारणिक का मान 0 होता है। तो सारणिक का मान भी क्या होगा, 0 होगा। नोट करिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या आ जाएगी भाई, यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभों का मान समान है तो सारणिक का मान 0 होता है। इस तरह से देखिए, मान लो 3 4 5 1 2 6 3 4 5, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी 2 रो, पहली रो और तीसरी रो सेम है तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। मान लो कॉलम हमारी सेम है A1 A2 A3, B1 B2 B3, A1 A2 A3, तो सारणिक का मान क्या होगा इसका, 0। इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। नोट कर लिया, जो मैंने बोला है उसको आप नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नंबर 5, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, 2 गलत बोल दिया हमने, यदि किसी सारणिक किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को 2 पदों के योग में लिखा जा सकता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो सारणिक को भी उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक पदों में तोड़कर हम लिख सकते हैं। कैसे भाई, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई सारणिक है A1 B1 C1 प्लस U प्लस V प्लस W, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास सारणिक है और इसकी एक कॉलम हमारी 2 पदों के योग के रूप में आ गई, एक पूरी कॉलम 2 पदों के योग के रूप में आ गई। तो इसको हम 2 सारणिक में तोड़कर लिख सकते हैं। किस तरह से, पहले वाला अवयव पहले वाली सारणिक में लिख लेंगे A1 B1 C1, पहली कॉलम में आ जाएगा A2 A3 B2 B3
C2 C3 प्लस अब जो दूसरी सारणी लिखेंगे उसमें ये A1 B1 C1 नहीं आएगा, U V W आ जाएगा बस, U V W, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इस तरह से हम दो सारणी में हम उसे तोड़कर लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्या कहा इसमें हमने, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में है तो हम सारणी को भी उसी क्रम में दो या दो से अधिक पद सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दी जाए तो सारणी के मूल मान में भी k की मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी जो सारणी का नया मान आएगा वो मूल सारणी के मान का k गुना हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक सारणी है ABCDEF FGH, ये एक सारणी का हमारे पास। अब हम इसकी किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में यदि k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमने इसकी एक कॉलम में k की मल्टीप्लाई कर दी पहली वाली में, AK DK और FK हो गया, बाकी BCEFGH। तो क्या अंतर आएगा, जो इसका मान आएगा वो इसके k मल्टीपल आ जाएगा। मान लो इसका मान आपका 10 या कोई भी आपका डिजिट आ गया, 15 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, k इंटू 15 हो जाएगा, k इंटू 15 हो जाएगा, यानी k गुना हो जाता है। तो हमारा सारणिक और अवयव में क्या डिफरेंस है, देखिए भाई, सारणिक में यदि हम किसी भी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यदि अवयव में हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। किस तरह से, देखिए स्टूडेंट, ये डिफरेंस है भाई सारणिक में और अवयव में, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। मान लो आपके पास ये हमारी सारी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। देखिए, मान लो हमारे पास एक ए अवयव है, 3 4 5 6 1 2 3 -1 2, ठीक है, ये एक हमारे पास अवयव है और हम इसमें 2a कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई की हमने। तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई अवयव में कर रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगा, ये 6 8 10 12 2 4 6 -2 4, ये हो जाएगा। और यदि मान लो हमारा सारणिक होती है, ये हमारी क्या होती है, सारणिक, तो जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते तो पूरी सारणी में मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, हम किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 8 10 हो जाएगा, बाकी 6 1 2 आ जाएगा, 3 -1 2, ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हमारा ये प्रॉपर्टी फिनिश हुई, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चले गए।